सॉरी, ये असल में मेरा थोड़ा हैंड्स फ्री लगाना भूल गया था और मैं इसके लैपटॉप के माइक्रोफोन पे स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए वो पार्ट मैंने अलहदा कर दिया है। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर के हमारे पास दो पार्ट हैं। पार्ट वन पहले मैंने कर लिया, तो पार्ट टू यहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो फंक्शंस है एडीएच के, सो एडीएच रेगुलेट्स ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले जो है ये क्या करता है, वाटर और साल्ट्स के लेवल को ब्लड में वाटर एंड साल्ट्स के लेवल को कंट्रोल करता है। सेकेंडली ये क्या करता है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है, किसकी, नेफ्रॉन की, टू इंक्रीज देयर परमिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, किस तरह हमारे पास अगर हम नॉर्मल प्रोसेस देखें यूरिन फॉर्मेशन का, लाइक हमारे पास ये एक नेफ्रॉन है, दिस इज ग्लोमेरुलस है, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल। हमारे पास दिस ये जो सारी हैं ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर है। ठीक है, इनको भी हम मोस्टली कलेक्टिंग डक्ट्स भी कहते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन क्या किस तरह होती है कि लाइक हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल्स या सॉरी एफरेंट आर्ट्रियोल से, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इससे ब्लड आता है इधर, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों होती है, बिकॉज हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास आगे से हम डायमीटर कम करते हैं तो हमारे पास प्रेशर डेवलप होता है। जो जैसे हमारे पास जो ब्लड है वो आ ज़्यादा मिकदार में रहा होता है और जा कम मिकदार में रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर डेवलप होता है। उस प्रेशर की वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ जाता है, कि जिसमें हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। अब ये हमारे पास ये इधर से मूव करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और हमारे पास लूप ऑफ हेनले में आता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले पे हमारे पास क्या होता है कि फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है और उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाता है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर हमारी बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, लाइक एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे इन जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं इनमें कोई वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। जो लूप ऑफ हेनले है या कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता और वो सारे का सारा पानी जो है हमारे पास यूरेटर में चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है। जो हमारे पास यूरिन बन रही है वो बहुत डाइल्यूट होती है। लाइक डाइल्यूट मीन्स उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। लाइक अगर हमारे पास जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मिकदार में सिक्रीट हो रही हो और उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इसको हम डाईयूरेसिस कहते हैं। ठीक है, हम एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये हमारे पास एंटी डायूरेटिक है। लाइक ये क्या करती है, ये यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन को कम करती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड यूरिन भी कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाए, ठीक है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, खून विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और ये जैसे ही खून विस्कस होता है ये हाइपोथैलेमस इसको सेंस करता है और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आके इस नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स और ये लूप ऑफ हेनले जो या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड या सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन पे आके एक्ट करता है और इनकी वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये आके इम्पैक्ट करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है। वाटर क्या होता है कि हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से ज़्यादा पानी जो है वो वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास यूरिन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सिक्रीट होती है और इसी को हम एंटी डायूरेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एडीएच हमारे पास किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है या वाटर लेवल्स किस तरह मेंटेन रखता है कि जैसे ही हमारे पास पानी के लेवल कम होते हैं तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है। उस विस्कस ब्लड जो है हमारे पास वो जैसे ही हाइपोथैलेमस या ब्रेन में जाता है, हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि वाटर लेवल्स क्या हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। सो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास एडीएच रिलीज करवाता है और हमारे पास एडीएच आके हमारे पास नेफ्रॉन की इन ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से या नेफ्रॉन से वाटर रीएब्जॉर्ब हो के वापस से ब्लड में आ जाता है और हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका फंक्शन है कि ये हमारे पास वाटर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। हमने यहाँ पे लिखा ना, इट इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ वाटर
कलेक्टिंग डक्ट्स की, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या लूप ऑफ हेनले है, इनकी वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एज अ रिजल्ट इनकी जो वॉल्स हैं, उनकी वॉल्स में वाटर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वाटर इनके अंदर से ल्यूमेन से बाहर ब्लड में आने लग जाता है और पानी ब्लड का हिस्सा बन जाता है। वाटर कंसंट्रेशन जो है या ब्लड का वॉल्यूम वापस से नॉर्मल हो जाता है और हमारे पास वापस से क्या हो जाता है, एडीएच की सिक्रीशन रुक जाती है। तो ये तो हमारे पास पहला फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन, इट आल्सो कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स की भी कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं। हमने कहा ना यहाँ पे कि इट इज आल्सो नोन एज आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। आर्जिनिन का है बिकॉज इट इज आर्जिनिन अमीनो एसिड। 8th नंबर अमीनो एसिड इसका आर्जिनिन है। और वेसोप्रेसिन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज वेसोप्रेसिन हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करें। और वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, मींस उनके डायमीटर को कम करना, ब्लड वेसल्स को नैरो करना। अब हमारे पास ये ब्लड वेसल्स को नैरो क्यों करता है, दूसरा फंक्शन इसका एक ये भी है कि ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स काज करता है और इसी वजह से हम इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स को क्यों कंस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज चूंकि हमारे पास वाटर के लेवल डाउन हो गए, ठीक है। जैसे ही वाटर का लेवल डाउन होता है तो हमारे पास ब्लड क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है और विस्कस ब्लड मूव करना उसमें वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये हमारे ब्रेन के लिए, जो लो ब्लड प्रेशर आपको पता है हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और बंदे को फिर वीकनेस फील होने लग जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं और फेंटिंग की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही पानी का लेवल कम होता है तो हमारे पास ये एडीएच क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, मींस उनके डायमीटर को कम करता है। तो जैसे ही हमारे पास अगर वॉल्यूम ज्यादा हो और आगे वेसल का डायमीटर कम हो तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो हमारे पास क्या कर रहा है, एक तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी को पूरी करे, अगर ब्लड में वाटर लेवल कम हो जाए तो ये जाके नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करके हमारे पास ब्लड में वाटर के लेवल्स को नॉर्मल लेवल्स तक लेके आता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है कि चूंकि ब्लड के लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड की वजह से, ब्लड में लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये वाजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड वेसल्स के डायमीटर को नैरो करके हमारे पास ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कराता है। तीसरी चीज, इट आल्सो कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है ये वाली कि जो ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके भी कंस्ट्रिक्शन कराता है, जो हमारे पास ग्लोमेरुलस से ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है। और एफरेंट आर्ट्रियोल वो होता है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेके आए। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो हमारे पास एडीएच इस इफरेंट आर्ट्रियोल पे भी एक्ट करके इसके डायमीटर को मजीद कम करती है। और ये मजीद क्यों कम करती है, इसका जवाब आप लोगों ने मुझे एंड पे देना है। ये मैं इस क्वेश्चन पूछूंगा, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इफरेंट आर्ट्रियोल पे क्यों ये एक्ट करके उसकी कंस्ट्रिक्शन काज करती है। तो ये हमारे पास एडीएच के फंक्शंस हैं। अगर हम लोग मैकेनिज्म पढ़ें तो अगर मैकेनिज्म में हमारे पास है कि एडीएच एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स टू इंक्रीज देयर परमेबिलिटी। हमारे पास जो नेफ्रॉन्स की लूप ऑफ हेनले है या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट्स है, तो उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है, हमने पढ़ा है। अब विदाउट एडीएच, अगर एडीएच ना हो, द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन्स कौन सी हमारे पास, ये हमारे पास अंदर वाला पोर्शन ल्यूमेन है, तो ये इस ल्यूमेन के इर्द गिर्द जो है हमारे पास जो मेम्ब्रेन है उसको हम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। हमारे पास नेफ्रॉन की जो हमारे पास ये ट्यूब्स हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले, इनका जो अंदर कैविटी है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं और उसके इर्द गिर्द जो ल्यूमेन को फेस कर रही है मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। सो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। इनके ल्यूमेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसको हम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कहते हैं और वो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। और तो ये क्या करता है कि हमारे पास ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो है ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स आर ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू वाटर। अगर एडीएच ना हो तो हमारे पास इस ट्यूब्यूल से हमारे पास पानी निकल के इस ब्लड में शामिल नहीं हो सकता। ये हमारे पास एडीएच की गैर मौजूदगी में बिल्कुल इम्परमिएबल होते हैं, पानी के लिए इम्परमिएबल होते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करते पानी की मूवमेंट को।
However, immediately inside the cell membrane are a large number of special vesicles that have highly water permeable pores called aquaporins. ठीक है, ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा. When ADH acts on the cell, ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि ADH क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स या नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है. अगर ADH ना हो तो ये ट्यूब्यूल्स जो हैं बिल्कुल इम्परमिएबल होते हैं पानी के. लेकिन हमारे पास जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, इनकी सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे स्पेशल किस्म की वाटर वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और ये वाटर वेसिकल्स हाईली वाटर परमिएबल होती हैं. इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम एक्वापोरिन्स कहते हैं. दीज वेसिकल्स जो हमारे पास वाटर परमिएबल पोर्स वाले वेसिकल्स हैं उनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं. अब क्या होता है कि when ADH acts on the cell it first combines with the membrane receptor, आगे अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है. क्योंकि प्रोटीन रिसेप्टर है तो इसका रिसेप्टर सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होता है. तो ये आके उसी हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज और CAMP पाथवे को एक्टिवेट करता है. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स then activates adenyl cyclase. Adenyl cyclase causes the conversion of ATP into CAMP, like ये पहले हमने पढ़ा था, inside the tubular cell cytoplasm. CAMP फिर क्या करता है, देन एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेजेस, हमने पढ़ा था. द प्रोटीन काइनेजेस देन एक्टिवेट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्पेशल वेसिकल्स बाय फॉस्फोराइलेशन व्हिच देन causes the vesicles to insert into the apical cell membranes, thus providing many areas of high water permeability. अब मैं आपको ये समझाता हूँ. हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ADH क्या कर रहा है, वो परमेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है. अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ट्यूब्यूल का अंदरूनी पोर्शन है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं. ये हमारे पास ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है और ये उस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं और ये यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल है. अब रीअब्जॉर्प्शन से क्या होना है कि हमारे पास यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होके यहाँ आना है. अब अगर ADH ना हो तो आपको अगर इस मेम्ब्रेन को देखें तो ये बिल्कुल इम्परमिएबल है. इससे पानी यहाँ पे ब्लड में नहीं जा सकता. अब क्या होता है कि हमारे पास ADH रिलीज होता है. कहाँ रिलीज होता है, चूंकि एंडोक्राइन हार्मोन है तो हमारे पास ब्लड में रिलीज होता है. तो ये इस ब्लड के थ्रू आता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के थ्रू, जो इर्द गिर्द हमारे पास यहाँ पे आपको ये सारी ब्लड वेसल्स नजर आ रही होंगी. ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू आता है, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होता है. ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. उसके बाद ये रिसेप्टर के थ्रू जाके हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. एडिनाइल साइक्लेज ATP को कन्वर्ट करते हैं इनटू साइक्लिक AMP एंड दिस साइक्लिक AMP देन एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज A. हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक प्रोटीन काइनेज C था जो वो हमारे पास डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है हमारे पास, वो जो दूसरा फॉस्फोलाइपेज C वाला सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम था, तो वो डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है हमारा. लेकिन हमारे पास जो CAMP है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को. और ये प्रोटीन काइनेज A हमारे पास जाके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोराइलेशन के थ्रू. हमारे पास ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्वापोरिन है और इस एक्वापोरिन में ये हमारे पास वाटर परमिएबल चैनल्स हैं और पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन काइनेज A आगे इस वेसिकल में मौजूद एलिमेंट्स की फॉस्फोराइलेशन करता है. उस फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास ये एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है कि ये हमारे पास जाके इस मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है. जैसे ही मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है तो ये हमारे पास जो पोर्स हैं, ये जो कि हमारे पास सेल के अंदर मौजूद थे, अब वो इस मेम्ब्रेन, सरफेस मेम्ब्रेन पे आ गए हैं. अब यही मेम्ब्रेन जो पहले इम्परमिएबल थी वाटर के, अब ये वाटर पोर्स इसमें आ गए हैं. तो क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये पोर्स इसके साथ आके फ्यूज होते हैं हमारे पास एक्वापोरिन, तो हमारे पास वाटर जो है वो तेजी से कहाँ जाता है, इस सेल के अंदर जाता है. और इस सेल के अंदर से हमारे पास यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एक्वापोरिन यहाँ पे भी आके अटैच होता है और हमारे पास पानी फिर ब्लड में इंटर होता है. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, या अभी थोड़ा टाइम है तो वापस एक बार समझाता हूँ. ADH हमारे पास क्या करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है. किस तरह कंट्रोल करता है कि जब भी हमारे पास ब्लड में वाटर के लेवल कम होते हैं तो ये जाके
किडनी पे एक्ट करता है और हमारे पास किडनी पे जाके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करता है। अगर एडीएच ना हो तो हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होती और हमारे पास बहुत डाइल्यूट यूरिन या ऐसी यूरिन के जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो डाइल्यूटेड यूरिन विद मोर वाटर कंसंट्रेशन रिलीज होती है, जिसको हम डाइयूरेसिस कहते हैं। तो हमारे पास जो एडीएच है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है और यूरिन में पानी की मिकदार जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उससे सारे का सारा पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड का में शामिल कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड में लो कंसंट्रेशन होती है पानी की, हमारे पास एडीएच सिक्रीट होता है। एडीएच आके अपने रिसेप्टर जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स है उन पे रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है और ये पूरा पाथवे एक्टिवेट काम करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर एडीएच ना हो तो ये मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, और जैसे ही हमारे पास एडीएच आके अटैच होता है तो वो क्या करता है, वो इन एक्वापोरीज हमारे पास एक स्पेशल वेजिकल्स प्रेजेंट होती हैं ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, और ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल में ये जो वेजिकल्स हैं इनमें स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हम वाटर परमिएबल पोर्स कहते हैं। तो वो हमारे पास आके एडीएच के थ्रू हमारे पास ये एक्वापोरीन्स एक्टिवेट होते हैं। ये एक्वापोरीन्स आके हमारे पास इस जो है हमारे पास जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ल्यूमेन में पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेल में आता है और फिर दूसरे एक्वापोरीन के ज़रिए वो ब्लड में का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लूँ। आज का जो हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है दैट व्हाई एंटी डाययूरेटिक हार्मोन काजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। मैंने बताया कि हमारे पास एडीएच जो है इफरेंट आर्टरियोल का जो है उसका भी डायमीटर नैरो कर देता है, उसको भी कंस्ट्रिक्ट करता है। तो आपने ये बताना है कि उसकी कंस्ट्रिक्शन क्यों कर रहा है एडीएच। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को समझ आएगी। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। अल्लाह हाफिज़।